हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। और जियो पॉलिटिक्स में न्यू डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जापान और चाइना के बीच में। एक बार फिर कंट्रोवर्सी हो गई है और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी सीरियस है। चाइना ने जिसको लेकर सी फूड है जापान का, उसको लेकर बैन भी कर दिया है। और ये काफ़ी सीरियस कंट्रोवर्सी है जिसको लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। और साथ ही साथ दुनिया भर का जो मीडिया है इसको लेकर खबर भी कर रहा है। स्पेशली चाइना का जो मीडिया है वो भी इसको कवर कर रहा है। और चाइना बता रहा है कि उसने क्यों बैन लगा। जैसे कि आपने ये देखो कि फुकुशिमा वाटर रिलीज, वाई चाइना बैन ऑन जापानीज फूड सी फूड गुड फायर बैग्स। तो उसने क्यों लगाया है इस पे बैन, उसको बता रहा है। तो आपने देखा होगा किस तरह से जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, डे बाय डे इसकी कंट्रोवर्सी बढ़ रही है। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा जापान और चाइना के बीच में। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों फुकुशिमा वाटर रिलीज क्यों किया है जापान ने, इस कंट्रोवर्सी को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे इस टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट। और ये न्यूक्लियर प्लांट जो है, ये न्यूक्लियर प्लांट है यानी कि फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट। ये जापान में पड़ता है और ये जापान का काफ़ी मेन सिटी रहा है जहाँ पे जापान द्वारा क्या किया गया था, फुकुशिमा आइलैंड में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2011 के आसपास इस न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। यानी कि न्यूक्लियर प्लांट में काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी होती है जिसके बाद में ये काफ़ी कंप्लीटली क्या हो जाता है, ये प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस टॉपिक को देखेंगे तो क्यों ये डिस्ट्रॉय हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जापान को मदरलैंड ऑफ द अर्थक्वेक कहा जाता है और ये रिंग ऑफ फायर में भी पड़ता है जापान। और इसलिए कहा जाता है कि मोस्टली कंट्री लोग द्वारा कहा जाता है कि जापान में अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं अर्थक्वेक आते हैं तो वह जापान में आते हैं, क्योंकि जापान मदरलैंड ऑफ द अर्थक्वेक है। तो 2011 के आसपास यही ऐसा ही यहाँ पे होता है। जैसे कि ये फुकुशिमा जो पावर प्लांट था, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यहाँ पे क्या आता है 2011 के आसपास एक अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक इतना हैवी अर्थक्वेक था जिसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था दोस्तों, वो था 9.1 का मैग्नीट्यूड था। यानी कि 9.1 का मैग्नीट्यूड था। और इस मैग्नीट्यूड के कारण क्या हुआ, ये पावर प्लांट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। और इस ट्रेजेडी के होने के कारण यहाँ पे 16,000 से भी ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके बाद में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये चल ही रहा था और इसको ठंडा करने के लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक्शन लिया और इसको बंद करने के लिए उन्होंने इसको ठंडा करने के लिए जनरेटर भी लगाया। लेकिन इसके बाद में अर्थक्वेक के बाद में यहाँ पे काफ़ी बड़ी सुनामी आई और सुनामी ने इसको जो पावर प्लांट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और डिस्ट्रॉय होने के साथ में जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यहाँ पे जो इसका बेसमेंट था उसमें भी पानी फिल हो गया। और पानी फिल होने के साथ में जो केमिकल्स थे वो इस पानी के साथ में कंटामिनेट हो गए। और कंटामिनेट वाटर काफ़ी हार्मफुल होता है ओशंस के लिए। और ओशन में जो जो फिश वगैरह होती है उनके लिए भी काफ़ी क्या होता है, हार्मफुल होता है और इसको माना जाता है कि हार्मफुल। तो जापान ने उसी टाइम क्या लिया, इमीडिएट एक्शन लिया। और इमीडिएट एक्शन लेने के साथ में ही वहाँ का जो पावर प्लांट में जो पानी फिल हुआ था उसको स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के साथ साथ में ये ट्रेजेडी तब से चलती हुई आ रही है। तो जैसे कि अर्थक्वेक की आया था 2011 में, जो अर्थक्वेक आया था इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि किस तरह का इम्पैक्ट रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि सी है, ये शिप है और ये कार्स वगैरह हैं। और यहाँ पे भी कार्स वगैरह, किस तरह से जो पानी है, जो वाटर है वो फिल हो गया था जापान के अंदर। और जो आसपास के आइलैंड थे वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही साथ में जो यहाँ पे लोग रहते थे, आपने देखा होगा किस तरह से जापान जो अर्थक्वेक का घर भी कहा जाता है, यानी कि मदरलैंड ऑफ अर्थक्वेक भी कहा जाता है उसको। ये यहाँ पर वुड्स के घर बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनको काफ़ी लॉस
बियर ना करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पे वुड्स के जो घर बनाए जाते हैं, ये भी देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और इसी को लेकर कहा जाता था कि अर्थक्वेक इतना हैवी अर्थक्वेक था कि 9.1, यानी कि दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट अर्थक्वेक था, जिसका मैग्नीट 9.1 था, जिसने जापान को काफ़ी हार्म किया। और लेकिन आपको पता होगा कि जापान एक ऐसी कंट्री माना जाता है वर्ल्ड में जो काफ़ी अच्छी कंट्री है, क्योंकि इसने, आपने देखा होगा किस तरह से 1945 के आसपास आपने देखा होगा किस तरह से जापान ने न्यूक्लियर अटैक के बाद में अपने आप को रिकवर किया। और इसी की तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, 2011 की तरह यहाँ पे भी इसने रिकवर कर लिया अपने आप को। और इसके बाद में काफ़ी इसको कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी कंट्री माना जा रहा है जापान को। तो हम कह सकते हैं कि जापान काफ़ी अच्छी कंट्री है, क्योंकि वो रिकवरी रेट जो काफ़ी अच्छा रहता है और वो दुनिया भर में काफ़ी इस चीज़ को लेकर सुर्खियों में भी बना रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, जो ये पावर प्लांट है और इस 2011 के बाद में जो यहाँ पर पानी स्टोर था, आपने देखा होगा किस तरह से जापान में ओलंपिक गेम हुए। और ओलंपिक गेम के बाद में जो यहाँ पर वाटर टैंक बनाए थे, कहा जाता है कि 1000 से भी ज़्यादा यहाँ वाटर टैंक थे। और जो पावर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उसमें काफ़ी जापान को कॉस्ट बियर करनी पड़ रही थी। साथ ही साथ में जो यहाँ पे स्पेस है वो भी यहाँ पे वो उसको घेरे हुए थे। जिसके बाद में जापान ने क्या करना चाहा, तो जापान की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, इन जो प्लांट्स है, ये न्यूक्लियर प्लांट्स में जो टैंक्स है, इनसे क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट करके, पानी का ट्रीटमेंट करके वो क्या करेगा, इसको रिलीज़ करेगा। और इसी को लेकर 2023 में इसने क्या किया, पानी को रिलीज़ करना चालू कर दिया है। तो इसी को लेकर जापान के जो चाइना है और जापान के आसपास की जो कंट्री जैसे फिलीपींस हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, और भी कंट्री है, साउथ कोरिया जैसी कंट्री ने भी इसको लेकर जापान पर क्या कर दिया, सैंक्शंस लगा दिए हैं, यानी कि बैन लगा दिया। सी फूड जो उसका बैन है उसको इम्पोज कर दिया है। और जिसको लेकर जापान को कहा जा रहा है $1.1 बिलियन का उसको लॉस हो रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जापान का दूसरी तरफ कहना है कि जो उसने पावर प्लांट है, जो उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, वहाँ पे जो पानी स्टोरेज किया था, उसको लेकर काफ़ी इसको कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। और इसी को लेकर वो पावर ट्रीटमेंट दे रहा है। जो उसकी कंपनी है टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी होल्डिंग कंपनी है, जो इसको लेकर वो प्रोसेस भी कर रही है, वाटर को ट्रीटमेंट दे रही है। और उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट को देने के लिए उसने जो एडवांस टेक्निक का यूज किया है, एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी ALPS का यूज किया है। और काफ़ी हद तक जो वर्ल्ड में वाटर का, ओशन जो वाटर है उसका स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको उसने फुलफिल कर लिया है। और जिसके बाद में उसको जो वर्ल्ड की एजेंसी है, टॉप एजेंसी, जैसे UNO की एजेंसी है, जैसे आई आई ई IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसने भी इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है जापान को। और इसको लेकर जापान पानी जो वाटर है उसको रिलीज़ कर रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब पैदा हो गई जब पानी वाटर रिलीज़ करने के साथ साथ में जो चाइना है वो इसको लेकर काफ़ी सीरियस है। और सीरियस इसलिए है क्योंकि उससे क्या होगा, क्या हो रहा है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान में भी, साथ ही साथ चाइना भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि जो सी फूड है वहाँ के लोग खाते हैं और उनको कैंसर होने का डर है। इसलिए जो मोस्टली नेबरिंग कंट्री है जापान की, वो उसको लेकर क्या कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है, साथ ही साथ क्रिटिसाइज कर रही है जापान को कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है वो जनरेट होगी, क्रिएट होगी, और जिसके बाद में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसी को लेकर टोक्यो के और बीजिंग के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आपने देखा होगा किस तरह से, तो इसको लेकर एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है दोस्तों। जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जो टोक्यो है, जापान है, वो US के काफ़ी नज़दीक है। और वो ताइवान के इशू को लेकर हमेशा से सही क्रिटिसाइज करता है चाइना को, और हमेशा से ही क्रिटिसाइज कर रहा है, अभी भी कर रहा है, उसको चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इसको लेकर चाइना काफ़ी भी चिढ़ा हुआ है जापान से। और दूसरा एंगल ये है दोस्तों, जियोपॉलिटिकल एंगल हम कह सकते हैं कि जो चाइना है ये सऊदी अरबिया है, और ये क्या है दोस्तों, ये ईरान है। इनकी जो दोस्ती कराने में, यानी कि इनको करीब लाने में चाइना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मिडिल ईस्ट में।
तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये जियोपॉलिटिकल एंगल है। और इसी के साथ साथ में जापान को कहा जा रहा है कि जापान ने भी जो कैंप डेविड कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी हाल ही फिलहाल में, जो कैंप डेविड कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, जो जिसमें जो बाइडन, साउथ कोरिया के जो लीडर थे और जापान के जो लीडर थे, उनके बीच में ये ट्राईलेटरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसको लेकर चाइना काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि वो इस तरह से जो उसकी नेबरिंग कंट्री है जापान, साउथ कोरिया, उसको लेकर वो यूएस के करीब जाए। इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है चाइना, और इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है इसको लेकर कि चाइना ने इसलिए जापान पर ये बैन लगाया, सी फूड बैन लगाया। हालांकि टेम्पररी है, लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए लगाया ताकि जो जापान को पनिशमेंट दी जा सके, क्योंकि जापान क्या कर रहा है, अमेरिका के करीब काफ़ी जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है जियोपॉलिटिक एंगल, क्योंकि कैंप डेविड जो आपने कॉन्फ्रेंस देखे होंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो दोस्तों शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।